लोग जमीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनके बाद क्या करना उनको कुछ मालूम नहीं है। आखिर यानी जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है वो पता होना चाहिए कि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। जमीन खरीदे, जमीन का कागजात मिल गया तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखें, अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा है और जमीन के टुकड़े का जो है ये कागजात किसी के पास है, तो उसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के पास उसका टाइटल है। यानी अगर डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति के नाम से होगा, संपत्ति का टाइटल, जमीन का टाइटल उसी के पास है, यानी उसको अधिकार है कि वो उस जमीन को बेच सकता है, किसी को दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है उस व्यक्ति जिसके नाम से टाइटल है उसके नाम से जमीन का रसीद भी होना चाहिए। कहने का मतलब वो व्यक्ति सरकार को राजस्व भी देता हो। अब यहाँ पर है कि जमीन का टाइटल यानी जमीन का कागजात जो है वो किसी और व्यक्ति के नाम से है, जमीन का रसीद जो है वो किसी और व्यक्ति के नाम से है। तो ऐसा भी संभव है, इसलिए कि जमीन का जो कागजात है, मान लेते हैं जमीन की रजिस्ट्री है पिता के नाम से है और जमीन का जो रसीद है वो बेटा के नाम से है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बेटा जमीन को कब बेच सकता है। एक बेटा जमीन को यानी पिता के नाम की जमीन को आसानी से तभी बेच सकता है जब उसके नाम से, उस बेटे के नाम से जमीन का रसीद हो, या दादा के नाम से रजिस्ट्री है, दादा के नाम से कागजात है। तो अगर उसका कोई पोता है तो पोता अगर जमीन को अपने नाम पर करा लिया, और अपने नाम पर ट्रांसफर कराने का मतलब है कि सरकार को पोता अब क्या कर रहा है, राजस्व दे रहा है। पोता के नाम से सरकारी जो दस्तावेज है, सरकारी जो रजिस्टर है, उसमें नाम दर्ज हो चुका है, किसका, पोता का, जबकि जमीन की रजिस्ट्री किसके नाम से, दादा के नाम से। तो अब यानी राजस्व अगर पोता दे रहा है तो इसका मतलब है जमीन का रसीद भी पोता के नाम से होगा और जमीन कभी भी पोता बेच सकता है और खरीदने वाला जब भी चाहे खरीद सकता है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। तो ये बिल्कुल संभव है कि जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, जमीन का जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो किसी और के नाम से है और जमीन का जो रसीद है वो किसी और के नाम से है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति जिसके पास जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके परिवार का हो, पिता हो, माता हो, दादा हो, लेकिन जमीन का रसीद कोई और कटा लिया है, यानी जमीन का जो रजिस्ट्री है वो या दादा के नाम से है या पिता के नाम से है या जो भी है परिवार के लोग उनके नाम से जमीन का क्या है, कागजात है, लेकिन जमीन का जो रसीद है वो किसी और के नाम से कट गया है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ऐतिहासिक फैसला क्या दिया कि जमीन का रसीद अगर कोई भी व्यक्ति जो है जमीन का रसीद अगर कटा लिया है तो इसका मतलब वो सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है। अब अगर वो सरकार को टैक्स दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संपत्ति का मालिक है। जमीन उसके पास है, वो सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार को राजस्व दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि कल को वो कहे कि नहीं हम टैक्स दे रहे हैं, कब्जे में है इसलिए हम संपत्ति के मालिक हैं। ये संभव नहीं है। संपत्ति का मालिक, असली मालिक वही कहलाएगा जिसके पास जो जमीन है उसके कागजात होंगे। जैसे कहने का मतलब किसी के पास खतियान अगर है तो असली मालिक वही है जिसके नाम से खतियान है, असली मालिक वही है जिसके नाम से रजिस्ट्री है। और अन्य कोई अगर दावा करता है कि हम संपत्ति के मालिक हैं तो वो सिर्फ जमीन रसीद के आधार पर दावा नहीं कर सकता है। सिर्फ जमीन रसीद के आधार पर वो संपत्ति का मालिक किसी भी हालत में नहीं बन सकता है। यानी साफ साफ कहना है कि ये म्यूटेशन का जो प्रक्रिया है, दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ सरकार को जो है यानी सरकार को राजस्व देने के लिए है। और अगर सरकार को राजस्व देना जो है कोई व्यक्ति दे रहा है और वो कल को ये कह दे कि हम संपत्ति के मालिक हैं, हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमारा ये कानून कहता है,
कानून ये कहता है कि जमीन का अगर आपके पास आपने रजिस्ट्री जो है वो करा लिया है, तो रजिस्ट्री जो है ये आपने करा लिया, तो ऐसा नहीं, रजिस्ट्री अगर आप विक्रेता जो है सही है, यानी विक्रेता अपनी जमीन बेचा, अपने हिस्से की जमीन को बेचा है, विक्रेता ने अपने दादा की जमीन को बेचा है लेकिन अपने हिस्से की जमीन को बेचा है, तो रजिस्ट्री में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन रजिस्ट्री के साथ साथ जो है दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए, और वो प्रक्रिया होता है रजिस्ट्री के बाद, यानी आप जमीन का म्यूटेशन जरूर करवा लें। यानी म्यूटेशन कराने से क्या होगा कि अब जमीन जो है, यानी जमीन का जो रजिस्ट्री है, अगर विक्रेता सही है, विक्रेता सही तरीके से जमीन को बेचा है, विक्रेता अपना शेयर बेचा है और विक्रेता का परिवार में भी कोई भी ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, तो जमीन रजिस्ट्री जो आप खरीदे हैं उसका म्यूटेशन भी जरूर करवा लें। इसलिए म्यूटेशन करवा लें कि अब वो जो प्रॉपर्टी है, सरकार का जो भी एक तरह से रजिस्टर्ड है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पे आपका नाम दर्ज हो जाएगा। अब आप सरकार को टैक्स जमा करेंगे और आपके नाम से सरकार को टैक्स जाएगा, और ये स्पष्ट हो गया कि अब वो प्रॉपर्टी आपके नाम जो है ट्रांसफ़र हो गया। यानी अगर आप नहीं कराते हैं, बहुत लोग नहीं कराए हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करा लिए, म्यूटेशन आज तक नहीं कराए हैं, तो रजिस्ट्री के आधार पर जो है ना, यानी कल को जमीन का जो मालिक है, उनके जो वंशज हैं, वो आपकी जमीन को दोबारा बेच सकता है, और लेकिन दोबारा बेच सकता है, वो बेच देगा, वो जमीन की रजिस्ट्री कर देगा, फिर से कर देगा, इसलिए कर देगा कि जमीन का जो ये रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, इसका म्यूटेशन आपने नहीं कराया, और म्यूटेशन नहीं कराया तो अभी तक इस जमीन का जो टैक्स देने वाला है वो कौन है? विक्रेता ही है, विक्रेता का परिवार ही है। तो विक्रेता ने फिर क्या किया, कुछ समय बाद जमीन को बेच दिया। आपने रजिस्ट्री कराई, म्यूटेशन नहीं कराया। म्यूटेशन कराए रहते तो विक्रेता का टैक्स से नाम हट जाता तो इसके पास रसीद रहता ही नहीं। अब ये क्या किया, दोबारा पहले से इसके पास कागजात था ही, रसीद भी था, और दोनों को लेकर फिर से जमीन की रजिस्ट्री कर देता है। तो इसलिए हाँ, 2 बार जमीन की रजिस्ट्री अगर हो गया तो ये करना गलत है। ऐसा कोई अगर करता है वो अपराध है, वो जालसाजी है, वो किसी को धोखा देना है। ऐसा करने का कोई भी नियम, कानून प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट में नहीं है। अगर साफ साफ देखा जाए यहाँ पर और समझा जाए इसको, तो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर एक्ट है उसमें स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि अगर कोई भी जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, अगर वो प्रॉपर्टी को एक बार क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं और वो दोबारा उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इनका अधिकार अब इस खरीदार को है। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है, कई एक मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस बात को स्पष्ट तरीके से समझ लें कि ज़मीन की अगर रजिस्ट्री हुई है, म्यूटेशन कराना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल, एक बड़ा सवाल है कि अगर म्यूटेशन जो है नहीं हो रहा है तो क्या क्या करना चाहिए, एक बड़ा सवाल, और हर लोगों का एक सवाल है। और कि म्यूटेशन जो है मेरा तो हो ही नहीं रहा, ज़मीन का रजिस्ट्री तो हम कब का करा चुके हैं, प्रयास भी किए हुए हैं, लेकिन मेरे ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऐसा रास्ता है, किस रास्ते पर जाएंगे जो ज़मीन का म्यूटेशन हम करवा पाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, और इससे संबंधित जितने भी तरीके हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जल्द हम उसके बारे में बताएंगे आपको कि आखिर कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप अपना ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, म्यूटेशन के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो कागजात है वो सही है। अब यहाँ पर समस्या कब उत्पन्न होता है? समस्या तब उत्पन्न होता है कि रजिस्ट्री आप करा लिए, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए, आपको पता चला कि परिवार में जो है, परिवार में केस चल रहा है। एक हो गया कारण, ये जो है ना परिवार में केस चल रहा है, एक कारण हो गया। दूसरा ये हो गया कि परिवार का लोग जो है ना, परिवार का लोग जो है वो क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया, मतलब जाके आवेदन लगा दिया। ये पहला, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ये होता है कि कागजात में त्रुटि है, कागजात में यहाँ पर गलती है, आप ऐसा कह सकते हैं, गलती है। तो ये सभी ऐसे कारण हैं, अगर जिसको देखा जाए तो इन सभी कारण को लेकर जो है
दाखिल खारिज को कर दिया जाता है रिजेक्ट। अब यहाँ पर दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, किसी भी हालत में उसका सुधार करना है और उसके बाद अपना दाखिल खारिज करवाना है। तो हम बताएंगे आपको ये भी आखिर आपको कैसे कराना है, क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।